सबको जय हिंद। और ये मेरा पहला वीडियो है जियो पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए। इस वीडियो की सीरीज़ शुरू करने का यही एम है कि टाइम टू टाइम मैं आपके साथ आके जो कॉम्प्लेक्स जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं उनको थोड़ा सिंपल करके आप सबको समझा सकूं कि क्या हो रहा है और आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज अफ़गानिस्तान की बात करेंगे क्योंकि सारी दुनिया अफ़गानिस्तान की बात कर रही है। और जैसा कि हमने देखा कि सभी जो हैं इस टाइम काफ़ी शॉक में है कि इतने कम टाइम में अफ़गानिस्तान को तालिबान ने कैसे कैप्चर कर लिया। तो हम सिर्फ इसी बात पर फोकस करेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं और बात करूंगा कि अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान से इतना स्ट्रॉन्ग लिंक क्यों है, अमेरिका आया क्यों, तो क्यों आया था, क्यों चला गया, और पूरी हिस्ट्री इंडिया की अफ़गानिस्तान के साथ भी देखेंगे कि हमारे उनसे कैसे रिश्ते रहे हैं। पर आज सिर्फ इसी बात पर फोकस करते हैं कि अभी जो तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कैप्चर किया है वो कैसे हुआ। तो जब यूएस ने अपनी फोर्सेस को अफ़गानिस्तान में निकालने की घोषणा करी थी तो नेचुरली पाकिस्तान को तब से ही पता था। उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तालिबान से अपनी प्लानिंग मजबूत करनी शुरू कर दी। अब तालिबान को एक चीज़ और समझिए, दो तरह के तालिबान। वैसे तो तालिबान छोटे छोटे ट्राइब्स का, वॉरलॉर्ड्स का कोई इकट्ठा करके बना हुआ एक फैक्शन है। पर फिर भी अगर वैसे देखा जाए तो दो तरह के तालिबान इस टाइम है। एक तालिबान जो अफ़गानिस्तान में एक्टिव है और एक तालिबान जो पाकिस्तान में एक्टिव है। जो पाकिस्तान वाला तालिबान है उसको तहरीक तालिबान बोलते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। और ये जब 2001 में अमेरिका आया था और उन्होंने अपनी ड्रोन स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या मिलिट्री एक्शन तालिबान के अगेंस्ट शुरू करा था, तो जब पाकिस्तान साइड के जो पश्तून बेल्ट है, जो कि दोनों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को कवर करती है, उसमें इन लोगों पर जब अटैक होने शुरू हुए और उन्हें थोड़े दिन में समझ आ गया कि पाकिस्तानी इनका साथ दे रहे हैं और पाकिस्तानी बेसिस से ये ड्रोन और एयर स्ट्राइक्स आ रही हैं, तब उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट टीटीपी को शुरू करा। ये 2007 की बात है। तब से लेकर अब तक हज़ारों सोल्जर्स, हज़ारों अफगान, हज़ारों सिविलियन मारे जा चुके हैं इन दोनों की लड़ाई में। पाकिस्तान क्या बोलता है कि तालिबान और टीटीपी, अफगान तालिबान और टीटीपी की आपस में नहीं बनती, जबकि ये सच नहीं है। इस टाइम जो तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कैप्चर करा है उसमें आने में काफ़ी चांस है कि ये दोनों तालिबान फिर से हाथ जोड़ लें और पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दें। ये पाकिस्तान हमेशा जो छोटी सोच रखी है उन्होंने, नहीं समझ पा रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं तो इग्नोर करना चाह रहे हैं। कमिंग बैक टू, जैसे ही अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने निकलने की बात करी तो पाकिस्तान ने सोचा कि इस टाइम ये बेस्ट टाइम रहेगा फिर से अफ़गानिस्तान में अपनी पसंद की सरकार लाने की। और वो सरकार तालिबान की है, क्योंकि जो पहले सरकार अशरफ गनी की रही है, उससे पहले हामिद करज़ाई की थी, वो सारी की सारी अमेरिकन सपोर्टेड थी। तो लोकल तालिबान और पाकिस्तान हमेशा से इनको अमेरिका सपोर्टेड या अमेरिकन प्लेस्ड गवर्नमेंट मानते थे। और तालिबान किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि उनको फॉरेन प्लेस्ड गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं कि बाहर के देश के हैं या वेस्टर्न कल्चर जो यहाँ ला रहे हैं, वो हमें पसंद नहीं है। और चाहे इस लड़ाई में पाकिस्तान तालिबान की जो लड़ाई है वो एट द फेस ऑफ इट थी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का अलाई था, लेकिन पीछे से पाकिस्तान ने कभी भी तालिबान को सपोर्ट करना बंद नहीं किया। रादर 2003 में, 2003, 4, 5, 6 के दौरान में जब अमेरिका का थोड़ा फोकस इराक वॉर की तरफ चला गया था, उस टाइम जो जिसको सर्ज बोलते हैं, एकदम जो बढ़ोतरी आई तालिबान अटैक्स में, वो इसीलिए थी कि पाकिस्तान ने जितने तालिबान लीडर इधर रखे हुए थे, जितने तालिबान ट्रेन करके रखे हुए थे, उनको खुली छूट दे दी। अभी अमेरिका का फोकस इधर है, आप अपना अटैक और बढ़ाएं। तो अमेरिका ये बात को समझता था, पर वही ये सोचा भी जाता है वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको एक तरह से इनकी ज़रूरत थी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन अमेरिका पे तब उठाया गया था जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार दिया कि अब आप अफ़गानिस्तान से क्यों नहीं निकल रहे। तो उस टाइम से ही उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया था कि हम जल्दी ही पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से निकलेंगे। पहले उनकी डेट 2014 की थी, फिर 17, 18, 19, 20, ऐसे करते करते प्लान बनते गए और फाइनली अब वो दे हैव एग्जिटेड, निकल गए हैं वहाँ से। तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ कि वो शुरू से ही, मतलब जब से देश बना है पाकिस्तान का, वो अफ़गानिस्तान में अपनी सरकार चाहते थे, लेकिन उनकी कभी
इतनी चल नहीं पाई। और अब उनको पहला मौका आया था उनका 1996 में, जब पहली बार तालिबान की सरकार बनी थी, 1996 से 2001 के बीच में। और फिर अमेरिका ने आके वो सरकार चेंज करी डेमोक्रेटिक सरकार से, और अब उनको मौका मिला है फिर से पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में अपनी पसंद की सरकार रखने का। अब पाकिस्तान सरकार क्या सोचती है कि अफ़गानिस्तान में अपनी सरकार होने से एक तरह का ये ग्रेटर पाकिस्तान बन गया है कि हमारे पास इतनी एक्स्ट्रा ज़मीन आ गई है अपनी ट्रेनिंग के लिए। एक चीज़ को जो वो बोलते हैं स्ट्रेटिजिक डेप्थ बोलते हैं, कि कल को अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई फिर से होती है, क्योंकि पाकिस्तान की चौड़ाई बहुत कम है, तो हमारे पास इतनी जगह और आ गई है अपनी आर्मीज़ को मनूवर करने के लिए, या अगर हमें धक्का मिलता है तो हम पीछे की तरफ जाके रीग्रुप कर सकें। तो वो एक तरह की सोच है उनकी, जो कि कितनी पॉसिबल है ये बहुत ही मिलिट्री के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो इसको नहीं मानते, क्योंकि जिस तरह के बीच में पहाड़ हैं या जिस तरह का वहाँ पे आना जाना है, उस तरह से शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर भी उनकी सोच को उन तक रखते हुए अब पाकिस्तान ने अपनी पूरी जान लगा दी अमेरिका के जाते ही, अपनी आर्मी से सपोर्ट देकर और ट्रेनिंग देकर, अपने सोल्जर भेजकर, कि किसी तरह तक पाकिस्तान पूरी सपोर्ट देकर इनको तालिबान की सरकार वापस अफ़गानिस्तान में ला सके। तो पाकिस्तान को क्लियर हो गया है कि अब उनके सपोर्ट की सरकार अफ़गानिस्तान में बन गई, लेकिन एक तरह से तालिबान की सरकार आती पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई, क्योंकि आसान नहीं हुआ है उनके लिए सिचुएशन, उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है। और किन कारणों से, ये फटाफट देखते हैं कि नंबर एक, वही जो हमने पहले टीटीपी की बात करी थी, तो पाकिस्तान ये सोचता है कि मेन तालिबान जो अब सरकार बनाएंगे उनके साथ मिलकर, वो पहले नहीं कर पाए क्योंकि पहले तालिबान की सरकार नहीं थी, वो अपने अपने बेसिस में छुपे रहते थे, उनके पास इस तरह की अथॉरिटी नहीं थी। अगर वो बाहर आते तो अमेरिकन फोर्सेस अटैक कर सकती थी, तो पहले वो छुपे थे, लेकिन अब वो खुले में है, अपनी सरकार बनाकर बैठे हैं, तो अब उनके पास अथॉरिटी है। और ये अथॉरिटी दोनों तरफ स्विंग कर सकती है। पाकिस्तान चाहता है कि मेन तालिबान अथॉरिटी टीटीपी को कंट्रोल करके इस एरिया को पीसफुल करे और हमारे लिए कोई प्रेशर ना हो, ताकि हम अपनी पूरी आर्मी का फोकस हिंदुस्तान की तरफ कर सकें। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये दोनों पश्तून हैं, और जो ग्रेटर अफ़गानिस्तान जो सपना था अफ़गान्स का, पश्तून का, उसमें पाकिस्तान का काफ़ी हिस्सा लेते हैं वो। क्योंकि 1893 में जब ड्यूरेंड लाइन है वो ब्रिटिश ने और अफ़गानिस्तान की राजा ने मिलकर खींची थी, जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान को बांटा गया था। लेकिन वो ड्यूरेंड लाइन रही जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुए, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, और उस लाइन को अफ़गान में, चाहे वो तालिबान रहा हो, चाहे उनका राजा हो, चाहे उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, किसी ने आज तक नहीं माना। तो जब पश्तून बात करते हैं अपने पश्तूनिस्तान की, तो उसमें पाकिस्तान का काफ़ी हिस्सा आ जाता है, और वो जो टीटीपी है इसलिए लड़ रही है। पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा कि चाहे वो कोई भी सरकार रही हो अफ़गानिस्तान की, क्योंकि वो ड्यूरेंड लाइन को नहीं मानते हैं, तो वो अपनी जो लोग हैं, पश्तून हैं, उनको ज़्यादा वैल्यू देंगे बजाय कि पाकिस्तानियों को दें। तो इस बात का रिस्क बहुत ज़्यादा है कि दोनों तालिबान मिलकर, टीटीपी और मेन तालिबान मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू करें। लेकिन पाकिस्तान को अपने मे बी नेगोशिएशन पर भरोसा है, या उन्होंने उनसे पहले बात करी होगी कि आप इसको ऐसे करेंगे। नंबर एक ये। नंबर दो, चाइना जो है, चाइना का जो ऊपर एक प्रोविंस है, जैसे हमारे स्टेट होते हैं उनके प्रोविंस होते हैं, जिसको शिनजियांग बोलते हैं, उसका जो है कॉर्नर में तकरीबन 7500 किलोमीटर का एक छोटा सा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ। और शिनजियांग प्रोविंस है जहाँ पर उनकी सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है अधिकतर, और उसी इलाके के यूगर मुस्लिम जो हैं उनको लाखों की तादाद में चाइना ने जेलों में, डिटेंशन सेंटर में भर रखा है। वहाँ पर थोड़ी मिलिटेंसी की खबर है, और उनको सपोर्ट किन से मिलता है, उसको बोलते हैं ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन चाइना को ये बहुत डर है, क्योंकि तालिबान जो कि अपने इस्लामिक एजेंडे को सबसे आगे रखते हैं, उन्होंने अगर इन मुसलमानों का साथ देना शुरू करा, इनको ट्रेनिंग देनी शुरू करे कि आप चाइनीज़ के अगेंस्ट लड़िए, तो चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और इस मुद्दे को कंट्रोल में रखने के लिए अगेन चाइना पाकिस्तान पर प्रेशर डालेगा कि आप इनको कंट्रोल में रखें, क्योंकि डायरेक्टली हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि ना ही तो वो अफ़गानिस्तान में जाना चाहेंगे,
क्योंकि वो देख चुके हैं कि अमेरिका का, रशिया का क्या हाल हुआ था अगर आप अफ़गानिस्तान के अंदर जाके लड़ना चाहते हैं। और ना ही वो इसको डायरेक्टली कंट्रोल कर पाएंगे अगर शिंजियांग के मुस्लिम तालिबान से ट्रेनिंग लेनी शुरू करते हैं, और इस तरह से ETIM की जो पावर है बढ़ती जाएगी। तीसरी चीज़ है इकोनॉमिक। अफ़गानिस्तान में ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज की ड्रिलिंग करना, वहाँ पे माइनिंग करना, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के लिए उनको एक्सप्लॉइट करना, इन सब में चाइना का बहुत इंटरेस्ट है। दूसरा उसका इंटरेस्ट है, चाइना का एक इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं बॉर्डर रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो एक तरह से वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को, अधिकतर दुनिया जो भी लैंड से कनेक्टेड है उसको सड़कों से कनेक्ट करा जाए, ताकि जहाँ से भी चाइना चाहे वो मिनरल्स हों, चाहे प्रोडक्ट्स हों, वो दोनों तरफ चल सके, वो सामान मंगा सके और वहाँ अपना सामान बेच सके। तो ये चाइना का बहुत बड़ा सपना है जिस पर उसने काफ़ी काम करा है। उसमें अफ़गानिस्तान का जो गैप था, जो उसको सारे यूरोप से कनेक्ट कर सकता है आगे की तरफ, वो अब पाकिस्तान फैसिलिटेट करवा सकता है, उसमें उनकी मदद कर सकता है। क्योंकि इस तरह का एक्सेस मिलते ही चाइना को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और उनको एक पूरा नया बहुत बड़ा देश मिल जाएगा अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए। और हम सभी जानते हैं अगर चाइना दुनिया की फैक्ट्री है तो ऐसा नहीं कि सारे जितने मिनरल्स हैं वो सारे उनके देश में मिलते हैं, वो दुनिया जहान से, अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका, जहाँ से भी उनको रिसोर्सेज मिलते हैं वो लाते हैं। तो ये हो गया तीसरा। और फोर्थ है मिलिटरीली। मिलिटरीली क्या है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक तरह की दीवार है, जो अफ़गानिस्तान इंडिया की, अगर इनको एक कनेक्ट माना जाए। अगर पाकिस्तान ने जैसे अफ़गानिस्तान में अब अपनी तालिबान सपोर्टेड सरकार खड़ी कर दी है, तो एक तरह से चाइना और पाकिस्तान, जो दोनों ही हिंदुस्तान को पसंद नहीं करते, उन्होंने ऊपर से उनको एक जगह मिल जाएगी इफ़ेक्टिवली इंडिया को चारों तरफ से घेरने की। ये भी पाकिस्तान के बहुत फेवर में जाता है। तो किसी भी तरह से देखा जाए, तालिबान की सरकार आने से पाकिस्तान को हर तरह से फ़ायदा अभी तक वो सोच रहे हैं हुआ है। लेकिन अगर मैं जैसे सोचता हूँ, किसी भी तरह से आने वाले टाइम में पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी टेररिस्ट तंजीम हैं, रेडिकल्स हैं, उनके पास TTP का एक्शन है, बलूचिस्तान में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह उन्होंने किसी न किसी तरह वो फंसे हुए हैं। और एक एडिशनल जगह स्टार्ट करके जहाँ से उनको इस तरह से नेगोशिएट करना पड़ेगा फॉर सिक्योरिटी, फॉर रिसोर्सेज, एवरीथिंग, ये पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं जाएगा। और स्पेशली तब जब उन्होंने इतनी एक्टिवली इंगेज होकर सारे अफ़गानिस्तान को एक तरह से अपना दुश्मन बना लिया है। पूरे अफ़गानिस्तान में तब पाकिस्तान को कोई पसंद नहीं करता। पिछले टाइम में आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, ट्विटर पर देखा होगा, सबसे बड़ा ट्विटर ट्रेंड जो चल रहा था वो था सैंक्शन पाकिस्तान। और इसका मैक्सिमम ट्वीट्स हमेशा अफ़गानिस्तान से आए हैं और इवन पाकिस्तान से आए हैं कि पाकिस्तान ही जो कर रहा है वही कारण है कि एक तालिबान की सरकार वो जहाँ बनी है। इतने कम टाइम में ये कैसे पहुँचे? मेरे हिसाब से इसके 3 कारण हैं। क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा रहा है कि अगर उनकी 3 लाख की सरकार फ़ौज थी और जो तालिबान के लड़ाके थे सिर्फ 50 से 70 हज़ार के थे, तो उन्होंने इसको कैसे हरा दिया? तो इसका कारण मेरे हिसाब से 3 है। नंबर 1, जैसे ही अमेरिका वहाँ से गया, अमेरिका ने अब तक अफ़गानिस्तान आर्मी को एक कमांड एंड कंट्रोल में रखा हुआ था कि वो चाहे वो संख्या में कम थे, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन बहुत मैटर करती है। एक तरह का कि आप यहाँ डिप्लॉय होंगे, इसको ऐसे डिफेंड किया जाएगा, इसका प्लान ये होगा। जैसे ही आपके पूरे प्लान से एक तरह का कमांड कंट्रोल लीडरशिप गायब हो जाती है, आप थोड़े हताश फील करते हैं कि और जैसे ही तालिबान का एक्शन शुरू हुआ, इवन ये भी कहने की बात है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट अथॉरिटी थी अफ़गानिस्तान की, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने एकदम हाथ खड़े कर दिए थे कि आप अपनी अपनी जगह जहाँ जो लड़ रहे हैं उसको डिफेंड करें। इधर उधर से रीइंफोर्समेंट आना या आपस में प्लानिंग करना वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। नंबर 1 ये। नंबर 2, जितने भी जहाँ जहाँ पर अफ़गान फोर्सेस प्लेस थी, जहाँ जहाँ वो बेस थी, उनके साथ तालिबान से लड़ाई करने के लिए लोकल जो उनके लीडर्स थे, जो वॉरलॉर्ड्स थे, जिनके अंदर सैकड़ों हज़ारों लड़ाके थे, वो उनके साथ लड़ने को तैयार खड़े थे। लेकिन जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ता गया, वो और इलाके लेते गए। एक चीज़ जो देखने में आई कि जैसे ही वो किसी नए शहर में पहुंचते थे तालिबान, ये जो वॉरलॉर्ड थे, जो लीडर्स थे, ये फटाफट तालिबान की तरफ मिल गए
और अफ़गानिस्तान की सेना जो छोटे छोटे नंबर में इधर उधर प्लेस थी, वो एकदम अकेली पड़ गई। अब इसको इस नज़रिए से देखा जाए कि उन्होंने पहले देखा हुआ था कि जो भी सोल्जर कैप्चर होते हैं अफ़गानिस्तान आर्मी के, तालिबान उनको गोली मार देते हैं या टॉर्चर करके मार देते हैं, तो कोई भी उस सिचुएशन में आना नहीं चाहता था। तो वो लड़ाई से पहले ही उन्होंने अपने हथियार डालकर चले गए। और तीसरी एक बात जो पॉलिटिकल एंगल्स में, पॉलिटिकल सर्कल्स में या जो लोग बात करते हैं बोली जा रही है कि काफ़ी जो फौज थी, काफ़ी जो जनता है, वो उनका जो अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट है उससे काफ़ी नाखुश थी। तो बात उस स्टेज तक आ गई थी कि वो लोग ये कहने लग गए थे कि इस सरकार को हटाया जाए, अगला नेक्स्ट देखेंगे। तो इस कारण से भी बहुत लोगों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। और फाइनली एक मोराल होता है, एक फौजी जो अकेला खड़ा हज़ारों से लड़ता रहता है, वो इसी कारण होता है कि उसमें मोटिवेशन बहुत होती है अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए, अपनी यूनिट के लिए, किसी भी के लिए, लेकिन वो अपना हथियार नहीं डालता। लड़ाई सिर्फ हथियार से नहीं होती, लड़ाई आपके दिलो दिमाग से होती है, आप में जोश कितना है। और वो जो जोश था वो अफगान आर्मी का ख़त्म हो गया। और इसी कारण हज़ारों की तादाद में, चाहे वो हज़ारों में थे और लड़ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने भागना पसंद किया। तो जब ये सिचुएशन, जब एक जगह पर कोई भी कुछ लोगों ने सरेंडर करा, तो जो साथ में लोग, साथ के शहर के फौजी थे, उन्होंने सोचा अगर वो भाग गए और तालिबान और मजबूत होकर हमारी तरफ आ रहा है तो हम क्यों लड़े, क्योंकि हम जीतने का चांस तो नहीं है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, मारे ही जाएंगे, तो हम भी सरेंडर कर देते हैं। ये एक तरह से फिर वो केमिकल रिएक्शन की तरह, जैसे वो स्पीड से चलती है, उसी तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये सोच बढ़ती गई। और कहीं भी, और सिर्फ हेरात एक जो जगह थी या लश्करगाह जो हमने नाम सुने जहाँ पर लड़ाई हुई थी, बाकी जगह पर लोग, उनकी फ़ौज फटाफट सरेंडर करती गई और लोग निकलते गए। जब तालिबान काबुल पहुँचे, ये 2 दिन पहले की बात है, तब ये सोचा गया था कि कम से कम कुछ हफ्तों महीनों लड़ाई चलेगी। काबुल बहुत बड़ा देश है और काफ़ी अच्छी तरह शहर है और काफ़ी अच्छी तरह डिफेंडेड था, लेकिन वहाँ पर भी किसी ने लड़ने की नहीं सोची और एकदम से तालिबान को कंट्रोल दे दिया। रादर आज उन्होंने अपनी, जो उनके हेड हैं बिरादर तालिबान के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हम सरकार बना रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि अब तालिबान सबसे पहले जो पहले की सरकार के सिस्टम थे उनको डिमोलिश करेंगे, उनको हटाएंगे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उनका काम करने का तरीका था, उनको चेंज करेंगे। सेकंड, वो अपने काम करने का तरीका लाएंगे जिसमें शरिया लॉ के अंडर सारा काम होगा, जिसमें कि औरतों को बाज़ार जाना अकेले अलाउड नहीं है, जो सज़ाएँ हैं वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम तरह की हैं, चोरी के लिए हाथ काट देना, पत्थरों से मार देना। उसके बाद जो महिलाएं हैं उनकी नौकरी करने पर पाबंदी होगी, जो बच्चियां हैं वो स्कूल नहीं जा सकती या लिमिटेड जा सकती हैं, उस पर भी बहुत तरह के क्लॉज लग जाते हैं। तो ये जो तालिबानाइजेशन ऑफ अफ़गानिस्तान है अब शुरू होगा आने वाले टाइम में। मेरा ये मानना है कि अफ़गानिस्तान में वायलेंस बढ़ने वाली है, क्योंकि तालिबान बहुत सारे गुटों का बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये गुट सारे इसलिए मिले थे कि अमेरिका की रखी हुई सरकार को गिराया जाए और अमेरिका को निकाला जाए। लेकिन जैसे ही अब उन्होंने ये एम अचीव कर लिया है, अब इनकी आपस की लड़ाई भी शुरू होगी कि मेरे इलाके में ऐसा मुझे चाहिए, या मुझे ये स्टेटस चाहिए, या मुझे पोजीशन चाहिए, या मुझे पॉलिसी चाहिए। इसमें भी अगर 10 तरह के फैक्शन हैं, वो 10 तरह के फैक्शन अलग अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं शरिया की या गवर्नेंस की, कि किस तरह से देश चलाया जाए। और क्योंकि इनकी मेन थ्योरी हमेशा वायलेंस रही है, तो ये फिर से आपस में एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान है कि जो उन्होंने सोचा था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हमारे सपोर्टेड बनेगी और हमारे कहने पर सब काम करेगी, वो नहीं हो पाएगा। और पाकिस्तान फिर से देखेगा अपने आप को कि जो हमने सोचा था सारे सपने धरे के धरे रह गए। अब ये देखते हैं इसमें इंडिया के लिए क्या सिचुएशन है। एक कहावत है कि अगर आपका दुश्मन गलती कर रहा है तो उसे करते देने चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना नुकसान खुद ही कर रहा है। सालों से हमारी जो जियो पॉलिटिक्स के स्ट्रेटेजिस्ट हैं या कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने हमेशा इस चीज़ पर बहस करी है कि हम अफ़गानिस्तान में वी हैव नॉट बीन डूइंग इनफ। हमें जितना करना चाहिए था हम अफ़गानिस्तान में उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट नेबर है, पड़ोसी है, जिस जहाँ हमारी प्रेजेंस और एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब हिंदुस्तान को ये बोलना चाहिए कि अब कुछ भी ना किया जाए थोड़े टाइम तक, और सिर्फ वेट एंड वॉच।
आप सिर्फ जब तक एक इस तरह की सरकार नहीं आती जिनसे हम बात कर सकें, तब तक हिंदुस्तान को अपनी एक्टिविटीज़ मिनिमल रखनी चाहिए। 1996 में जब तालिबान की सरकार आई थी, तब से लेकर 2000 तक, जब तक यूएस ने दोबारा सरकार नहीं बनवाई, हिंदुस्तान का ना वो कोई काउंसिल काम करता था, ना हमने उनको इंगेज करा, क्योंकि हमने तालिबान को कभी रिकॉग्नाइज किया। लेकिन अब फिर से जैसे बात हो रही है कि अब हम शायद तालिबान से बातचीत शुरू करें, तो मेरा मानना है उसकी ज़रूरत नहीं है। अगेन, ये मेरी सोच है कि आप स्टेलमेट मोड में चले जाएं, आप वेट करें, देखें अभी क्या होगा, क्योंकि अभी जो गेम के मेन प्लेयर हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इनको आपस में जूझने दें, देखें कौन कहाँ आता है। और आने वाले समय में इंडिया इस रीजन की बहुत बड़ी पावर है, अथॉरिटी है, आपको अपने आप एक ठीक मूव करने का मौका मिलेगा। और मेरा विश्वास है कि मेरे से बहुत समझदार लोग सरकार में बैठे हैं, वो इस बात को समझते हैं, और यही स्टेज, यही एक्शन हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगा कि वी शुड जस्ट वेट एंड वॉच। अगले वीडियो में वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, क्योंकि हिंदुस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन बहुत हज़ारों सालों से चले आ रहे हैं। और क्योंकि पहले अफगानिस्तान इंडिया का हिस्सा था, उसके बाद हमारी स्टोरीज़ में आता है, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया ने वहाँ अटैक करा जिसमें हिंदुस्तान की फ़ौजें गई, उसके बाद समय समय पर हमने उनके डेलीगेशन यहाँ आते हैं, उनके अफसर यहाँ ट्रेन होने आते हैं। तो आम लोगों को हमारी जो इन्वॉल्वमेंट रही है अफगानिस्तान से, सबको नहीं मालूम। तो अगले वीडियो से हम उस पर बातचीत करना ज़रूर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।